गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल वीपी पाठशाला। आज हम लेके आए हैं आपके लिए भारत के तटीय मैदान। जैसा कि अपन ने तटीय मैदानों में अध्ययन किया था, भारत की जो भू आकृति के आधार पर 4-5 तटीय मैदान थे वो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। भाबर का मैदान, तराई मैदान, बांगर का मैदान, खादर मैदान और डेल्टा मैदान, ये हम पढ़ चुके थे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्षेत्रीय आधार पर भारत के तटीय मैदान। अब क्षेत्रीय आधार पर देखिए कौन सा है। सबसे पहले आता है राजस्थान के मैदान। राजस्थान के मैदान। दूसरे नंबर पर आते हैं पंजाब व हरियाणा के मैदान। पंजाब व हरियाणा के मैदान। तीसरे नंबर पर आते हैं गंगा के मैदान। और चौथे नंबर पर आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान। चौथे नंबर पर आते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान। राजस्थान के मैदान कौन से हैं? देखिए, अपना राजस्थान यहाँ स्थित है, इस प्रकार ये राजस्थान स्थित है। अब राजस्थान में मैदान कौन से हैं कि राजस्थान में हम सब जानते हैं एक पर्वत श्रेणी गुजरती है जो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व इस प्रकार फैली हुई है, और इस पर्वत श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिम की तरफ का भाग है, ये क्या कहलाता है? ये राजस्थान के मैदानों के अंतर्गत आता है। ये मैदानों के अंतर्गत आता है। कौन से मैदान? राजस्थान के मैदानों के अंतर्गत आता है। ये जो भूमि है, पूर्वी भाग है, ये कुछ भाग पठारों के अंतर्गत आता है, जैसे दक्कन का पठार है। ये पठारी भूभाग, जैसे ये अपने पढ़ा था कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार, तो ये जो क्षेत्र है ये भारत के किस में आता है? प्रायद्वीपीय पठार में आता है। तो राजस्थान का ये क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आ जाता है? पठारों के अंतर्गत। और कुछ दलदली क्षेत्र है जिसमें 12मासी नदियाँ, जैसे चंबल नदी बहती है और भी बहुत सी नदियाँ बहती है, इसलिए यहाँ भूड़ क्षेत्र मतलब उबड़ खाबड़ क्षेत्र अधिक है। तो ये जो क्षेत्र है ना इधर वाला, ये किस में आता है? राजस्थान के मैदानी भागों में आता है। अब राजस्थान का जो मैदानी भाग है उसको अपन जानते हैं कि किस में कन्वर्ट हो रहा है? धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो रहा है। ये जो भाग है ये मरुस्थल में परिवर्तित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी है, ये जल का विभाजन करती है। यहाँ से जो मानसूनी पवनें चलती हैं, ये मानसूनी जो पवनें चल रही हैं, ये यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी के सहारे सहारे आगे निकल जाती है। यहाँ बारिश करती हुई आगे निकल जाती है, और ये अरावली पर्वत श्रेणी इधर इनको आने ही नहीं देती है। इसलिए ये क्षेत्र क्या रह जाता है? सूखा रह जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का मरुस्थल बोलते हैं। मरुस्थल भी है, और इसी को क्या बोलते हैं? राजस्थान के मैदान बोलते हैं। अब राजस्थान के मैदानों में क्या पाया जाता है? अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य टीले पाए जाते हैं। मिट्टी के जो टीले होते हैं उनको अनुप्रस्थ टीले, अनुदैर्ध्य टीले पाए जाते हैं, जिन्हें बरखान कहते हैं जिन्हें हम राजस्थान के मैदान मरुस्थल को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं, यानी लहरदार बालू के टीले पाए जाते हैं। अब इन टीलों में कुछ झीलें पाई जाती हैं, कुछ झीलें पाई जाती हैं, और उन झीलों को क्या बोलते हैं? पलाया झीलें पाई जाती हैं। राजस्थान के मरुस्थल में कुछ झीलें पाई जाती हैं जो क्या कहलाती है? पलाया झीलें कहलाती हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी है, भूरे कलर की बलुई मिट्टी पाई जाती है। अब अपन ये देखते हैं कि ये फिर भी मैदान क्यों कहलाता है मरुस्थल होने के कारण? क्योंकि प्राचीन काल में राजस्थान का ये जो मैदानी भाग है, प्राचीन काल में यहाँ से क्या होता था? नदियाँ गुजरती थी, और नदियाँ अपने साथ में क्या लेके आती थी? बहुत सारे निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप लेके आती थी, और वो यहाँ जमा कर देती थी। जैसे उत्तरी भाग में यहाँ से एक नदी गुजरती थी पहले, और प्राचीन काल में कौन सी नदी गुजरती थी? घग्गर नदी। घग्गर नदी गुजरती थी। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं लूनी नदी। यहाँ से एक नदी आती है और इसको हम बोलते हैं लूनी नदी। तो इन नदियों के आने के प्रवाह के कारण इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। ये अपने साथ में कुछ निक्षेप लाती है और यहाँ जमा कर देती हैं, इसलिए ये भाग क्या कहलाएगा? मैदान कहलाएगा। राजस्थान के मैदान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान के मैदानी भाग का क्षेत्र है 1.75 हजार वर्ग किलोमीटर। 1.75 हजार वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। अब दूसरा अपन देखते हैं पंजाब व हरियाणा के मैदान। पहला अपना कंप्लीट हो चुका, दूसरा देखते हैं पंजाब व हरियाणा के मैदान। अब पंजाब और हरियाणा के मैदान कहाँ पर स्थित है? देखिए,
यहाँ जम्मू कश्मीर के पास में एक राज्य स्थित है जो क्या कहलाता है, पंजाब कहलाता है। और इसके पास में ये एक राज्य स्थित है और ये क्या कहलाएगा, हरियाणा। यहाँ दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्थित है। अब देखिए पंजाब यानी कि 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र। पंजाब का अर्थ क्या है, 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र। 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, पंजाब कहलाएगा। 2 नदियों से घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। 2 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र को तो हम कहेंगे दोआब, और 5 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, पंजाब कहेंगे। अब 5 नदियाँ कौन सी है, दोआब में देखिए जैसे चिनाब और झेलम, चिनाब प्लस झेलम, ये 2 नदियों से घिरा एक क्षेत्र है, तो ये कौन सा कहलाएगा, चीज क्षेत्र, चीज दोआब, चीज दोआब कहलाएगा। इसी प्रकार अब देखते हैं 5 नदियाँ कौन सी हैं। तो देखिए 5 नदियाँ कौन कौन सी है जो पंजाब को घेरे हुए है और जिनसे अपने क्या आता है, पंजाब के में मैदानी भागों का उद्भव होता है। ये अवृद्धिकृत मैदान है। पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है ये अवृद्धिकृत मैदान है और ये भी कितने भाग में फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल भी 1.75 हजार किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। अब 5 नदियाँ अपन देखते हैं, तो 5 नदियाँ आ जाएंगी, सतलज प्लस व्यास प्लस रावी, चिनाब और झेलम। इन नदियों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं। ये अधिवृद्धिकृत मैदान है। मैदान कितने में फैले हुए हैं, ये भी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। और इसके बाद अपना सबसे महत्वपूर्ण मैदानी भाग आता है, और वो मैदानी भाग कौन सा है, गंगा के मैदान। अब गंगा नदी का जो मैदान है ये सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ से 2 धाराओं के रूप में एक नदी निकल के आती है और ये इस प्रकार बहते हुए यहाँ आके फिर ये 2 धाराओं में बट जाती है। एक ऐसे बांग्लादेश में आ जाती है और एक ये सारे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए इस प्रकार आती है। यहाँ अपनी बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी स्थित है जिसमें गिर जाती है। अब हमने देखा था कि डेल्टाई क्षेत्र में अपन ने पढ़ा था कि ये नदियाँ यहाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। और यहाँ सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है, वो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया। अब इस क्षेत्र को हम इतने क्षेत्र को क्या बोलेंगे, गंगा का मैदान बोलेंगे। अब गंगा का मैदान जो है इधर तो दिल्ली क्षेत्र, ये देखो यहाँ दिल्ली है, तो ये यहाँ तो किससे घिरा हुआ है, दिल्ली से घिरा हुआ है। इस प्रकार आके और यहाँ दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का एक जिला स्थित है दार्जिलिंग यहाँ, तो यहाँ दार्जिलिंग के साथ सीमा बनाता है। और यहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है, असम राज्य स्थित है, असम के साथ में। तो यहाँ तक के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, गंगा के मैदान बोलेंगे। यानी यहाँ उत्तर में दिल्ली से लेकर के, उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर के और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और असम तक के क्षेत्र को, घिरे हुए क्षेत्र को, यहाँ पर शिवालिक की श्रेणी आती है। शिवालिक से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उत्तरी गंगा के मैदान बोलेंगे। उत्तरी गंगा के जो मैदान हैं या गंगा के जो मैदान हैं इसमें सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। उत्तरी गंगा के मैदानों में सारी विशेषताएं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था एक पर्वत श्रेणी गुजर रही है, श्रृंखला गुजर रही है। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक। ये कौन सी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी में हमने जब मैदान पढ़े थे ना, भाबर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान, खादर का मैदान, तो अपन ने पढ़ा था कि शिवालिक के जस्ट नीचे कौन से मैदान पाए जाते हैं, भाबर के मैदान पाए जाते हैं। क्योंकि भाबर के जो मैदान है वो पत्थरों से निर्मित है, पत्थरों से निर्मित है। और जो छोटी नदियाँ उनमें विलुप्त हो जाती हैं, आते हुए पत्थरों में वो विलुप्त हो जाती है। फिर तराई भाग में आके क्या करती है, दोबारा वो पुनः उद्भव होता है उनका, दोबारा वो बाहर आती हैं। शिवालिक श्रेणियों के साथ साथ में यहाँ पर कौन से मैदान पाए जाते हैं, भाबर के मैदान। ये शिवालिक श्रेणी हो गई, ये भाबर के मैदान हो गए।
भाबर के मैदानों के पास कौन से मैदान, फिर ये पत्थर, मान लो पानी है बहता जाएगा तो ये पत्थर टूट टूट के बहुत छोटे हो जाएंगे और किसका रूप ले लेंगे, बजरी और मिट्टी का रूप ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, तराई क्षेत्र, ये आ जाता है तराई क्षेत्र। तराई के बाद में एक गंगा नदी आती है, यहाँ से एक नदी और बह के आती है जो यमुना नदी, जो इसकी पश्चिमी सीमा भी बनाती है गंगा के मैदान का, यमुना नदी आती है। तो अब इन क्षेत्रों में क्या होता है, जब बाढ़ आती है ये अपने साथ में निक्षेप लेके आते हैं, तो पहले तो ये दूर दूर तक निक्षेपित कर देते हैं, उसके बाद में पास निक्षेपित करते हैं। तो इन यहाँ कौन कौन से मैदान और पाए जाते हैं, बांगर के मैदान और खादर के मैदान, ये सारे मैदान इसमें पाए जाते हैं। तो गंगा के जो मैदान है उसमें भाबर के मैदान भी पाए जाते हैं, तराई मैदान भी पाए जाते हैं, बांगर भी पाए जाते हैं, खादर भी पाए जाते हैं। दूसरा, गंगा के मैदान में डेल्टाइक क्षेत्र भी, ये देखिए यहाँ डेल्टा बना रही है नदियाँ। इनके अलावा नदी वितरिकाएँ भी पाई जाती हैं, नदियाँ अपना मार्ग भी बदलती रहती हैं, जिस वजह से क्या है, निक्षेप जमा हो जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो जाता है और नदी फिर अपना रास्ता परिवर्तित कर लेती है। गंगा के जो मैदान हैं ये कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, 3.75, यानी 3,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा है गंगा नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है, इस प्रकार बहते हुए यहाँ तिब्बत में क्या कहलाती है, सांगपो नदी कहलाती है, यहाँ सांगपो नदी कहलाती है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इधर से आके एक नदी मिलती है दिहांग नदी, इस प्रकार प्रवेश करते हुए यहाँ आके ये क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इन क्षेत्रों को क्या बोलेंगे अपन, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान बोलेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों का क्षेत्रफल कितना है, 56,275 वर्ग किलोमीटर, 275 वर्ग किलोमीटर। समझ में आया। क्षेत्रफल के आधार पर देखें, राजस्थान के मैदानों का क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, पंजाब व हरियाणा के मैदान का क्षेत्रफल भी इतना ही है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। गंगा नदी के मैदान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, 3,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों का क्षेत्रफल कितना है, 56,275 वर्ग किलोमीटर है, 56,275 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए ये तो अपन ने देख लिया, इसके बाद में हम देखते हैं कि गंगा नदी का इतना बड़ा मैदान है तो उसको हम क्या करते हैं, टुकड़ों में करके पढ़ते हैं, छोटे, उनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, अब देखिए यहाँ तक का जो क्षेत्र है यूपी तक का जो क्षेत्र है ये तो किस में कहलाएगा, उत्तरी गंगा के मैदान, ये तो हो जाएंगे उत्तरी गंगा के मैदान, उत्तरी गंगा के मैदान ये हो जाएगा। यहाँ बिहार का पटना जो जिला है, यहाँ तक का क्षेत्र किस में आ जाएगा, मध्य गंगा का मैदान, ये मध्य गंगा का मैदान। और ये जो बच गया ना, इस प्रकार से ये बच गया, यहाँ है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ तक का जो क्षेत्र इधर से छोटे नागपुर के पठार से घिरा हुआ है, इधर पर ये दार्जिलिंग क्षेत्र है, असम है, इसको हम बोलते हैं निचला गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का जो मैदान है इसमें यहाँ के भाग को क्या बोलते हैं, रोहिलखंड का मैदान, ये कहलाएगा रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर स्थित है आगरा के मैदान, आगरा के मैदान। यहाँ पर छोटा नागपुर का जो पठार है इसके पास में यहाँ स्थित है राढ़ का मैदान, इस मैदान को हम क्या बोलते हैं, राढ़ का मैदान, राढ़ का मैदान। अब देखिए उत्तरी जो गंगा के मैदान है इसमें क्या पाया जाता है, रोहिलखंड का मैदान पाया जाता है, आगरा के मैदान पाए जाते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। हरित क्रांति के बारे में अपन सब जानते हैं, कौन लेके आए थे, 1965 से 67 के आसपास भारत में स्वामी MS नाथन लेके आए थे। उससे उन्नत किस्म के बीजों से तकनीकी सहायता से क्या किया जाता है, फसल की पैदावार में वृद्धि की जाती है। तो उसकी सफलता ये उत्तरी गंगा के जो मैदान है यहाँ पर सर्वाधिक रही, सर्वाधिक सफल रही हरित क्रांति इस क्षेत्र में, उत्तरी गंगा के मैदान में।
उत्तरी गंगा के मैदान में जैसे चावल है, गन्ना है, गेहूँ है, इसकी फसल सर्वाधिक होती है। इसके बाद में आता है अपना मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान है, ये बहुत सी नदियों के द्वारा सिंचित है। यहाँ की जो नदियाँ वो अपना रास्ता बदलने के लिए सबसे अधिक विश्व प्रसिद्ध है कि ये जो नदियाँ इधर से आ रही हैं ये अपना रास्ता हर बार बदलती रहती है, जो मध्य गंगा के मैदान में आता है। अब मान लो ये नदी है, ये यहाँ से बह रही है। अब यहाँ अगर उसमें बाढ़ आई है, एक बार उसमें बाढ़ आ चुकी है एक साल, तो यहाँ क्या कर देगी, अपने जलोढ़ों का निक्षेप कर देगी। दूसरी बार मान लो ये नदी यहाँ से बहने लगी, इसने ये रास्ता चेंज कर दिया। अब यहाँ से पहले बह रही थी तो यहाँ तो उसने अपने जलोढ़ तो निक्षेप किया है ना, जलोढ़ पदार्थ वो तो उपजाऊ है, तो यहाँ की भूमि भी क्या है, उपजाऊ है। दूसरा, यहाँ का जो पानी का स्तर है वो ऊंचाई पे है, तो यहाँ आसानी से किससे सिंचाई हो सकती है, नलकूपों से और कुओं की सहायता से सिंचाई संभव है, सिंचाई होती है। इसके बाद में आता है अपना निचला गंगा का मैदान। तो निचला गंगा के पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र ये कहलाएगा निचला गंगा का मैदान। निचले गंगा के मैदान में क्या होता है, पास में ये हुगली नदी आती है, दामोदर नदी आती है, अजय नदी आती है, स्वर्ण रेखा नदी आती है, ये सारी नदियाँ आती हैं और यहाँ पर आकर ये क्या बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी के पास में डेल्टा बनाती हैं। तो ये एक क्षेत्र है डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, यहाँ राढ़ का मैदान है। तीसरा, ये क्षेत्र जो है वो भी प्रसिद्ध है उपजाऊ पदार्थों के लिए, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी सारे जलोढ़ पदार्थों का निक्षेप होता है। तो गंगा का मैदान क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है। इसके बाद में अपना आता है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र जो नदी है यहाँ से बहते हुए यहाँ आके और अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है अपने भारत में। अब हमने जब हिमालय की श्रेणियाँ पढ़ी थी तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि इस प्रकार हिमालय की श्रेणियाँ आती हैं और ऐसे नीचे आ जाती हैं, इस प्रकार से नीचे आ जाती हैं ये हिमालय की श्रेणियाँ। अब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करेगी तो देखो यहाँ भी हिमालय की श्रेणियाँ हैं, यहाँ भी हिमालय की श्रेणियाँ। अब यहाँ आएगी तो इन क्षेत्रों में भी क्या पाई जाती है, श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ या छोटी छोटी चोटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर शिलोंग का पठार पाया जाता है, यहाँ पर मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ। अब इस प्रकार ये नदी क्या जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है ये 3 ओर से किससे घिरी हुई हो गई, पहाड़ियों से घिरी हुई। ये देखिए इधर से हिमालय की श्रेणी आ रही है, यहाँ से हिमालय की श्रेणी आ रही है, यहाँ ये छोटी पहाड़ियाँ स्थित है और यहाँ पठार स्थित है। तो ये 3 ओर से किससे घिरी हुई है, पहाड़ियों से या पर्वतीय श्रेणियों से घिरी हुई है। एक पश्चिमी क्षेत्र है, इधर की साइड ये खुल रही है। तो इस प्रकार आके ये यहाँ असम के पास में डिब्रूगढ़ में किस में आ जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी पर यहाँ एक द्वीप स्थित है, जो नदी है सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप स्थित है जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और उस पर क्या है, मानव बसावट है, जो जनजातियाँ हैं वो जनजातियाँ इस पर निवास करती हैं। अब देखिए द्वीप क्या होता है, जैसे ये एक नदी बह रही है और नदी पर यहाँ थोड़ी सी उच्च भूमि आ गई, थोड़ी उच्च भूमि आ गई तो ये नदी 2 भागों में इस प्रकार डिवाइड हो जाती है, इस प्रकार, और फिर आगे जाके वापस मिल जाती है ऐसे। तो अब इस भूमि में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं अपन द्वीप, इसको बोलते हैं द्वीप। तो ये क्या है, एक नदीय द्वीप है। और माजुली द्वीप, इस द्वीप को क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो द्वीप है इसको बोलते हैं माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और यहाँ पर मानव बसावट है, यानी जनजातियाँ निवास करती हैं। तो ये तो हो गए अपना उत्तरी भारत के मैदान हो गए, गंगा के मैदान हो गए, ब्रह्मपुत्र के मैदान हो गए, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन देखिए थोड़े से तटीय भागों की थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेते हैं। इन क्षेत्रों को क्या बोलेंगे, तटीय क्षेत्र बोलेंगे। ये जो पास है, इधर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है। तो ये जो पास के मैदानी भाग हैं इनको हम बोलेंगे तटीय क्षेत्र। ये तो हो जाएगा पूर्वी तट और ये हो जाएगा पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में अरब सागर की तरफ वाला पश्चिमी तट और बंगाल की खाड़ी वाला पूर्वी तट। पूर्वी तट में पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ चलती हैं, इस प्रकार एक पूर्वी घाट की श्रेणियाँ, पर्वतीय श्रेणियाँ, इनके ये पास वाला ये भाग जो है ये कहलाएगा पूर्वी तटीय मैदान। इधर चलती है सह्याद्री पर्वत श्रेणियाँ और इनके पास वाला जो तट अरब सागर से और इस पर्वत श्रेणी के बीच का जो भाग है ये कहलाएगा पश्चिमी तट कहलाएगा।
और यहाँ पूर्वी घाट, पूर्वी तटीय श्रेणी है, पर्वतीय श्रेणी है उससे, और बंगाल की खाड़ी से घिरे हुए भाग को क्या कहेंगे, पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे। इनमें भी कुछ नदियाँ आती हैं, जैसे यहाँ महानदी आती है, महानदी आती है, यहाँ से निकल के गोदावरी नदी आती है, कृष्णा नदी आती है, कावेरी नदी आती है, और ये सारी की सारी नदियाँ क्या करती हैं, यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी के पास में सारी की सारी नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। अब देखिए डेल्टा क्यों बनाती हैं, क्योंकि इधर का जो पूर्वी घाट का ढाल है ना वो थोड़ा मंद है, इस प्रकार है। हाँ, पश्चिमी घाट है वो खड़ा ढाल है ऐसे, तो खड़ा ढाल होगा तो नदियाँ क्या करेंगी, फटाफट समुद्र में गिर जाएंगी। और अगर ऊपर से मान लो यहाँ से पानी गिरेगा तो वो ऐसे गिरेगा, तो ऐसे गिरेगा तो ये किसका निर्माण करेगा, मान लो ये ढाल है, यहाँ से पानी गिरेगा तो ये पानी ऐसे गिरेगा, तो ये किसका निर्माण करेगा, झरने का निर्माण करेगा। तो ये तो क्या करती है, इधर के पश्चिमी घाट की जो नदियाँ आती है, जैसे नर्मदा नदी आती है, ताप्ती नदी आती है, ये तो क्या करती है, झरनों का निर्माण करती है, इधर तो झरने बनते हैं। और ये नदियाँ इधर क्या है, मंद ढाल है, तो मंद ढाल होगा, मान लो ये पानी बहते हुएगा, बहुत कम ढाल है, तो ये क्या करेगा, निक्षेपों को जमाते हुए चलेगा, और निक्षेपों को जमा देगा। मान लो ये निक्षेप यहाँ इसने जमा दिए, तो ये 2-3 श्रेणियों में बट जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से, फिर यहाँ निक्षेप जमा करेगा तो यहाँ वितरिकाएँ बन जाएंगी, तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर डेल्टा कहेंगे। तो पश्चिमी घाट में क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। अब यहाँ दामोदर नदी, महानदी दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल से लेके ये एक झील है, ये देखो मैंने ये ऐसी आकृति बना रखी है ना, ये झील है, ये सबसे प्रसिद्ध झील जो अपन जानते हैं चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में, उड़ीसा में पड़ती है। अब उड़ीसा तक के एक क्षेत्र को, पश्चिमी बंगाल से लेके उड़ीसा के क्षेत्र को तो क्या कहेंगे, हम उत्कल तट कहेंगे, उत्कल तट कहेंगे। पश्चिमी ये यहाँ चलता है आंध्र प्रदेश, और ये एक दूसरी झील है जो है पुलिकट झील, पुलकट या पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे, कलिंग तट, कलिंग तट कहेंगे। और कलिंग तट को याद रखिए, इसी को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं, उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। कलिंग तट को ही उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश को तट को कहते हैं कलिंग तट, ऊपर वाले तट को जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मध्य है इसको कहते हैं उत्कल तट कहते हैं। नीचे वाला जो तट है ये क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट, ये कहलाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, ये जो तट है, पूर्वी घाट का तट है, ये उत्तरी मैदानों से तो छोटा है, उत्तरी मैदानों से तो छोटा है, लेकिन ये पश्चिमी घाट के जो मैदान है इससे क्या है, बड़ा है, यानी बीच का है। उत्तरी मैदानों से छोटा है लेकिन पश्चिमी घाट से बड़ा है। अब अपन पश्चिमी घाट को देखते हैं। पश्चिमी घाट यहाँ गुजरात से लेके ये तटीय क्षेत्र आते हैं, और यहाँ दमन से लेके, पश्चिमी जो तट हैं यहाँ दमन से लेके और केरल तक के तटीय भाग को क्या कहेंगे, पश्चिमी तटीय भाग कहेंगे। तो यहाँ गुजरात से लेके, और ये यहाँ गोवा, एक छोटा सा राज्य स्थित है गोवा, ये छोटा सा राज्य है, इसको क्या कहते हैं, गोवा कहते हैं। और गोवा तक के तट को क्या कहेंगे, कोंकण तट। यहाँ गुजरात से लेके गोवा तक के तट को अपन बोलेंगे कोंकण तट। इसके बाद में यहाँ से लेके और यहाँ मैंगलोर तक के तट को क्या कहेंगे, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट कहेंगे। गोवा से लेके मैंगलोर तक के तट को कहेंगे कन्नड़ तट, और कन्नड़ तट यानी मैंगलोर से लेके केरल तक के तट को कहेंगे हम मालाबार तट, मालाबार तट। मैंने बताया कि इधर जो नदियाँ आती हैं, जैसे यहाँ से एक नर्मदा नदी आती है, तीस्ता नदी आती है, ये नदियाँ क्या करती हैं, झरनों का निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ पर ढाल क्या है, खड़ा ढाल है, बहुत तीव्र ढाल है, तो नदियाँ डेल्टा नहीं बना पाती हैं, सीधी किस में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती हैं। और ये जो है इसकी चौड़ाई भी सबसे कम है, इसकी चौड़ाई 10 से 80 किलोमीटर के बीच, 10 से लेके 80 किलोमीटर के बीच की ये चौड़ाई जो है, ये 10 से 80 किलोमीटर के बीच की चौड़ाई है, सबसे कम है। ओके गाइज, बने रहिए अपने चैनल के साथ में, और अगली वीडियो में मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए द्वीप और प्रायद्वीपीय पठार, ये दोनों अपन एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए